गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेलकम बैक, सुस्वागतम सभी लोगों का, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जयचंद्र पूछ रहा है कि सर 1.5 घंटे तक क्यों नहीं पढ़ाते हैं? भाई अभी सब लोगों के लिए फ्री चल रही है ना क्लास, है ना। आज और कल दोनों दिन फ्री चलेगी क्लास। मंडे से केवल पेड क्लासेस होंगी। जिन लोगों ने एडमिशन लिया होगा उन लोगों के लिए वो केवल एक्सेसिबल रहेगी। तो मंडे से 1.5 घंटे पढ़ाया करेंगे। फिर प्रेम सागर, शेखर, रेखा, सौरभ, विश्वकर्मा, नीतीश, अंकित, बहुत सारे लोग यहाँ पर, देवराज, रोहित, सुनील, विजय, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। और जल्दी से मुझे बता दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ आपने देख लिया होगा, आज मैं लाइव आया था तो बिहार जी के स्पेशल जो बैच है वो भी शुरू हो चुका है। उसके बारे में डिटेल्स, उसके बारे में सिलेबस अभी मैं आपकी क्लास ओवर करने के बाद 9:30 बजे से लाइव आऊँगा और वो सारी की सारी डिटेल्स बता दूंगा। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें बिहार जी की आना है, या अगर आप बिहार सरकार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने वाले तो आप बिहार जी की स्पेशल खरीद लीजिएगा, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो बिहार जीके के बैच की पेमेंट्स है वो शुरू हो चुकी हैं 7 बजे से ही, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको आज और कल इंतज़ार करना है तो इंतज़ार भी कर सकते हैं। अगर आपको बिहार का कोई एग्ज़ाम देना होगा तो फिर डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आप उसको तुरंत परचेज कर लीजिए। तो बिहार जीके का जो बैच है वो भी हमने शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के मेरे पास गौतम मैसेज आ चुका है, गौतम कह रहे हैं कि मैंने ले भी लिया है। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत शुरू किया था और हम बात कर चुके थे इतिहास को जानने के डिफरेंट सोर्सेज या स्रोतों के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल के बारे में, वो काल जिसके हमारे पास अवशेष या फॉसिल्स तो हैं लेकिन कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें बिहार रिलेटेड क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए आप 9:30 बजे लाइव आइए। 9:30 बजे आकर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि बिहार स्पेशल के जो बैच में है, जो बिहार जी के स्पेशल बैच है, उसमें क्या क्या होगा। और अगर आपने बैच परचेज कर लिया है और अभी भी बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपकी पेमेंट डन हो चुकी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल सुबह तक सारे के सारे बैचेस से वो जो बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है वो सारे के सारे हट जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमने परचेज कर लिया लेकिन अभी भी बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए उसे, वो कल सुबह तक रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो बिहार दरोगा का पेपर हम सब जानते हैं 22 दिसंबर को है और उसी को टारगेट बनाकर बिहार जीके का बैच हमने बनाया है। अभी बीपीएससी 65 हुआ था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें बिहार स्पेसिफिक पूछे गए थे, बिहार से ही संबंधित पूछे गए थे। तो आप प्लीज़ अगर बिहार दरोगा का पेपर देने वाले हैं या बिहार से रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फटाफट से उस बैच को ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में, ओके, इकोनॉमिक्स में बाकी जो मेरे दोस्त अलग अलग राज्यों से हैं और अलग अलग राज्यों से कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जी हाँ, देखिए 27 क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में, और अगर बीपीएससी में 27 क्वेश्चन आए थे तो बहुत अच्छी खासी वेटेज बिहार दरोगा के पेपर में भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना। तो उसमें हम सब कुछ करेंगे, बिहार का करंट अफेयर्स भी करेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स जैसा आप पूछ रहे हैं, प्रशासन, सब कुछ जो बिहार से संबंधित है वो हम पढ़ लेंगे उसमें। तो आएंगे बाकी स्टेट्स के भी बैच आएंगे, लेकिन वो है ना भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने मुहिम शुरू की है अलग अलग स्टेट्स के बैचेस लाने की, तो डेफिनेटली हम आपको निराश नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा देर हो सकता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें। यूपी स्पेशल बैच लेकर आओ। ऑलरेडी प्रभाकर यूपी जी के स्पेशल बैच चल रहा है,
सुबह 8 बजे से 8:15 से 9:30 तक उसमें रोज क्लास होती है। यूपी जीके का बैच चल रहा है ऑलरेडी। आज की क्लास पूरी तरीके से फ्री है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था पढ़ना एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। हमने पढ़ना शुरू किया है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, जिसमें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब वो पीरियड, वो काल, वो समय जिसके हमारे पास फॉसिल से हैं, अवशेष हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्सेज, जितने भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। उन्हें आज तक भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर सभ्यता आ चुकी थी, मनुष्य सभ्य हो चुका था, मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार कर लिया था, लिपियां लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन अपनी लिपियों में उसने क्या लिखा, ये जानकारी हमें आज तक भी नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय की जो लिपि हुआ करती थी वो एक भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। दैट वाज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसमें सिंबल्स या अल्फाबेट्स का नहीं बल्कि पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल हुआ करता था। चित्र बना बनाकर उस लिपि को लिखा जाता था। इसीलिए अगर उसमें अल्फाबेट्स होते तो शायद हम डिकोड कर लेते, लेकिन क्योंकि वो एक चित्रात्मक लिपि थी इसीलिए आज तक भी उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसीलिए हम उसको रख रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में। सर मैं आपसे पहले भी हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, बीपीएससी में टोटल क्वेश्चंस हो गए थे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने है ना ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ी है मेरे से, तो वो डेफिनेटली भाई बिहार में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली सिर्फ बिहार स्पेसिफिक होते हैं, बिहार की कला संस्कृति से, बिहार के भूगोल से, बिहार की राजनीति से, बिहार से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। तो ये वो बिहार जी के स्पेशल बैच हैं। जी देखा, विष्णु कह रहे हैं कि बिहार के क्वेश्चन छोड़कर सारे क्वेश्चंस हो गए थे, तो बस अब वो बिहार के भी क्वेश्चंस हो जाएं, इस वजह से ही हम बिहार जीके का बैच शुरू कर रहे हैं। मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं आप लोगों के लिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिस जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती रहेगी उस चीज़ की सप्लाई आपको मिलती रहेगी। जो जो बीमारी और जो जो मर्ज बढ़ते रहेंगे उसका इलाज हम आपके लिए करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है करियरविल का। इसीलिए हम लोग अपनी फीस को इतना ज़्यादा नॉमिनल रखते हैं। भाई आप मार्केट में अगर है ना बिहार जीके की किताब भी खरीदने के लिए जाएंगे तो आप है ना 300-400 रुपए की तो आप किताब भी खरीद कर ले आएंगे, प्रैक्टिस सेट भी खरीद कर ले आएंगे। तो हम आपको केवल नॉमिनल से प्राइस में है ना 599 में पूरा का पूरा बैच पढ़ा देते हैं। उसका वीडियो भी आपके पास पहुंच जाता है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाती है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उस बिहार से संबंधित, यूपी से संबंधित, वो भी सब आपको मिल जाता है। इससे बढ़िया डील और कहाँ होगी भाई। सर आपका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ स्ट्रैटेजी के। मेरे भाई विष्णु है ना, एक ही दिन में तो सारे के सारे बैच लॉन्च नहीं कर सकते ना मेरे भाई। तो हम पहले अपने सारे के सारे इस मंथ के बैचेस लॉन्च कर लें। जैसे ही बैचेस लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके का बैच तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, उसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। स्टैटिक जीके चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेटली हम उसके लिए स्टैटिक जीके आपको फ्री में पढ़ाएंगे। सर डिटेल्स में बताइएगा प्लीज। रवि, देखिए रवि शिष्य नहीं है, रवि टीचर है। तो रवि कहीं अपने शहर में पढ़ा रहा होगा तो कह रहा है कि सर डिटेल में बताइए। अरे मेरे भाई रवि वो पढ़िए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है
है ना। मुझे डिटेल में ले जाने की कोशिश करोगे तो आप वो डिटेल तैयार कैसे करोगे अपने एग्जाम के लिए, ये भी तो सोचिए। जी हाँ, इसी मंथ के एंड तक स्टैटिक जीके का बैच आ जाएगा, बल्कि नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। यार हमारी भी सर जी गॉट मैसेज फॉर करियर विल फ्रॉम करियर विल फॉर करियर विल पायरेटेड वीडियो रिलेटेड। भाई देखिए, अगर पायरेसी की बात है, अगर आप पायरेटेड वीडियो किसी को भी शेयर करते हैं या किसी से भी लेते हैं, चाहे अपने ईमेल आईडी के थ्रू, चाहे अपने करियर विल आईडी के थ्रू, या आप अपनी करियर विल आईडी किसी को भी देते हैं और वो आपके फ़ोन के अलावा और किसी भी डिवाइस में इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पर हमने सेटिंग करके रखी है कि अपने आप आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे और आपके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट की तरह रहिए, ठीक है। आप बड़े बड़े टेक्नीशियन और हैकर्स बनने की कोशिश ना करें। अगर फंस गए तो आप सब जानते हैं कि अगर एक बार फंस गए तो जिंदगी भर प्रतिबंध लग जाएगा सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। इस चीज को प्लीज थोड़ा सा समझें। चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडिया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और दोस्तों, इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, इसी आद्य ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे अपने देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में। और हम सब जानते हैं जो कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ध्यान रखेंगे, आज हमें बात करनी है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी के अन्य नाम हैं, हम सब जानते हैं। इसी को कहा जाता है सिंधु सभ्यता, या यही कहलाती है सैंधव सभ्यता। इसी को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यही कहलाती है कांस्य युगीन सभ्यता। और इसका सबसे आधुनिक नाम है, ये कहलाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो अगर आज तक आप में से कोई भी व्यक्ति इन सारी की सारी सभ्यताओं में से किसी भी सभ्यता को अलग अलग समझ रहा था, तो आज के बाद कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। इसी सभ्यता के ये अन्य नाम हैं। भाई, दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है? मेरा काम दिल्ली पुलिस का सिलेबस बताने का नहीं है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस आप उस ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल कर देखिए जहां पर आप फॉर्म भर रहे थे, वहां पे मिलेगा आपको। हाँ, चलिए हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि सभ्यता होती क्या है, सभ्यता से हम समझते क्या है। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? सिंपल सी डेफिनेशन है और साधारण सी परिभाषा है। ध्यान रखेंगे, जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं या एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन, दैट इज नोन एज, उसी को हम सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी भी एक क्षेत्र में जब लोग एक ही संस्कृति, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सभ्यता या सिविलाइजेशन। और दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन ही कौन सी कहलाती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने, अलग अलग पुरातात्विदों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग तिथियां बताई हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि ये 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक रही।
माधव स्वरूप वत्स कहते हैं ये 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक रही। अलग अलग इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग तिथियां दी हैं, लेकिन हम सबसे वैलिड तिथि जो मानेंगे वो मानेंगे जिस तिथि में ये सभ्यता अपने परिपक्व चरण में रही, अपने मैच्योर्ड पीरियड में रही। और हम सब जानते हैं जब कार्बन 14 डेटिंग मेथड से हमने इस तिथि का पता लगाया, तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड से ही हमें ये जानकारी मिली है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये अपने मैच्योर्ड पीरियड में, अपने परिपक्व चरण में एग्जिस्ट किया करती थी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। हम प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में जितनी भी तिथियों का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखेंगे वो केवल और केवल एक अनुमान है, एक अप्रोक्सीमेशन है, वो एक अप्रोक्सीमेट तिथि है। और ध्यान रखेंगे एग्जाम में कभी भी प्राचीन भारत या प्राचीन काल की तिथियां एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके समझने के लिए है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आप ये ना समझें कि सर ने 2500 बीसी से 1750 बीसी लिखवा दिया, हमने तो लूसेंट में कुछ और पढ़ा है, हमने तो उस किताब में कुछ और पढ़ा है। हमेशा ध्यान रखिए अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने तिथियों के अलग अलग तर्क दिए हैं, और क्योंकि अलग अलग तर्क दिए हैं तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ये परिपक्व चरण अपने मैच्योर्ड पीरियड में एग्जिस्ट किया करती थी 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। और दोस्तों अगर हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करें, मेरे भाई आपको जिस भी नंबर से पायरेटेड वीडियो खरीदने के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो आप फटाफट से उस पर्सन का जो मोबाइल नंबर है या जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आप मुझे सेंड कीजिए, ठीक है? मुझे सेंड कीजिए। अगर आपके मोबाइल फोन से, अगर आपके ईमेल आईडी से कोई भी गैर कानूनी काम हुआ तो मेरे भाई मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी बता रहा हूं, फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी मोबाइल नंबर से आपके पास इस टाइप का कोई भी प्रपोजल आता है कि आप पायरेटेड वीडियो ले लीजिए और वो आपको सस्ते में मिल जाएगा, तो भैया देखिए पायरेटेड वीडियो तो आप तब खरीदेंगे, है ना? हम कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर कर देते हैं हर बार अपने कंटेंट में भी और हर चीज में। जी हाँ, ये लगभग 750 साल तक चली है, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक अपने परिपक्व चरण में। और अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से ही एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और ध्यान रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के ही लगभग समकालीन मानी जाती है। कौन सी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर इन दोनों को ही कंपेयर कर दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में ज्यादा प्राचीन कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे आप सिंधु घाटी की सभ्यता को ही ज्यादा प्राचीन कंसीडर करेंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन है, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा पुरानी मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम सब जानते हैं कहां पर एग्जिस्ट किया करती थी। मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया इराक का ही पुराना नाम हुआ करता था, इराक को ही पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो ये सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन थी वहीं पर एग्जिस्ट किया करती थी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन या चीन की सभ्यता। और फिर चौथे नंबर पर आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन।
इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता? तो ध्यान रखेंगे ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए कारगर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। बैच का टाइमिंग यही रहेगा, बैच का टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा, टाइमिंग यही रहेगा बैच का। अब हम जानते हैं और समझते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। दोस्तों आप सब जानते हैं 1921 तक, 1921 तक हम यही समझते थे कि हमारे देश में सबसे पहली सभ्यता भारत में आर्यंस ने या आर्यों ने आकर शुरू की थी। और हम सब जानते हैं मैक्स म्यूलर का ही ये तर्क था कि जो आर्यंस थे वो भारत में मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आए थे। और आर्यंस का जो भारत में आगमन हुआ था वो लगभग कब हुआ था? 1500 बीसी या 1500 ईसा पूर्व में। 1921 तक, बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। 1921 तक, 1921 तक हम केवल और केवल यही समझा करते थे कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले भारत में आगमन हुआ आर्यंस का या आर्यों का। और ये जो आर्यंस थे ये कहां से आए? ये सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए। और हम सब जानते हैं मध्य एशिया कौन सी जगह है? मध्य एशिया वही जगह है जहां पर आज है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। वही जगह सेंट्रल एशिया मानी गई और वहीं से आर्यंस का भारत में आगमन हुआ। हम सब जानते हैं कश्मीर सिंध के रास्ते से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, क्योंकि भारत में प्रवेश करने का रास्ता ही वही था अगर थल मार्ग से आना है तो। बताओ, एक आदमी पूछ रहा है वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं? बेटे करके दिखाइए, है ना। फिर छापा पड़ गया और अगर आपको उठा लिया गया आपके घर से ही तो फिर बाद में हमें ना कहिएगा। वीडियो कंटिन्यू नहीं चल रही है भाई, यहां से तो ब्रॉडकास्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां से तो बिल्कुल क्लियर चल रही है। और ध्यान रखेंगे आर्यंस भारत में सेंट्रल एशिया से आए, ऐसा कहा किसने? ऐसा मैक्स म्यूलर ने कहा। और हम सब जानते हैं जर्मनी से बिलोंग करता था मैक्स म्यूलर। लेकिन इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तर्क वितर्क भी दिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, आर्य तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये तो आर्कटिक पोल से थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मत था कि जो आर्यंस थे वो भारत में तिब्बत से आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड व्यू माना गया मैक्स म्यूलर का और कहा गया कि आर्यंस का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ। और हम 1921 तक यही समझते थे कि इन्हीं आर्यंस ने भारत में सबसे पहली सभ्यता की शुरुआत की थी, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। और पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट किया करती थी ये वैदिक सभ्यता या ये वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से हमें एक और सभ्यता के बारे में पता चला और एक और सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी मिली। बात बहुत पुरानी है और बात है कब की? बात उस समय की है जब भारत में रेलवेज का विकास चल रहा था या रेलवे का काम चल रहा था। हम सब जानते हैं कि भारत की सबसे पहली रेल, सबसे पहली ट्रेन या सबसे पहली यात्री रेल चलाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। ये विस्तारवादी नीति के तहत आया था और यही वो आदमी है जिसने भारत में आकर हड़प की नीति चलाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था। और हम सब जानते हैं इसी लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे तक भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, सबसे पहली यात्री रेल चलवाई गई, जिस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और ये 34 किलोमीटर के ट्रैक पर चलाई गई।
अंग्रेजों की तरफ से ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान योगदान था, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद भारत में रेलवे का विकास और तेजी के साथ शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज भारत में रेलवे का विकास क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम सब जानते हैं कच्चे माल को ढोने के लिए, माल भाड़े को ढोने के लिए और उस कच्चे माल, उस रॉ मटेरियल को एक जगह से बंदरगाहों पर, पोर्ट्स पर ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल या रेलवे की जरूरत थी अंग्रेजों को। जब दोस्तों देश के अलग अलग स्थानों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे और जब लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने के काम चल रहे थे, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले जब लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक्स बिछाने के काम चल रहे थे और जमीन पर बने हुए टीलों को खोदकर जमीन को समतल किया जा रहा था या फ्लैट किया जा रहा था रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए, तो जब जमीन पर बने उन टीलों की खुदाई की गई, जब उन्हें खोदा गया तो उनके अंदर से कुछ फॉसिल्स निकले, कुछ अवशेष निकले जो इनिशियली बहुत कम मात्रा में निकल रहे थे और बहुत ही कम फ्रीक्वेंटली निकल रहे थे। उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब और खुदाई हुई और वहां से अवशेष और फॉसिल्स बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगे और बहुत फ्रीक्वेंटली निकलने लगे, तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के फॉसिल्स को, अवशेषों को सबसे पहले इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करने का काम किया 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये काम सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। जी वेलकम बैक। प्रबंधक महोदय आ गए थे, तो प्रबंधक महोदय के आने के बाद उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों को, फॉसिल्स को सबसे पहले 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इकट्ठा किया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सबसे पहले इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन रिसर्च करके वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन क्योंकि ये काम सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, इसीलिए ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। यही कारण है अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक।
ये कहलाते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंघम का जिक्र 2 बार और होता है इतिहास में, ध्यान रखेंगे। एक सवाल आता है ना कि बताइए वो बोधि वृक्ष, वो पीपल का बोधि वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अंतिम बार किसके द्वारा लगवाया गया था? ही वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम। और एक जिक्र होता है कि बताइए सासाराम में, बिहार के सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत किसके द्वारा या किसने बताया है? ही वॉज ऑल्सो अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के ही द्वारा, ध्यान रखेंगे, उन अवशेषों को इकट्ठा किया गया और उन पर रिसर्च की गई, लेकिन किसी भी निष्कर्ष या कंक्लूजन पर अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं पहुंचा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था, तो डलहौजी से ही जाकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिफारिश की और कहा कि जमीन के नीचे से हमें कुछ अवशेष या फॉसिल्स मिले हैं, इसीलिए हमें जमीन में खुदाई करवाकर पता लगाना चाहिए कि जमीन के नीचे ऐसे कौन से राज दफन हैं जिनके बारे में हमें आज तक भी जानकारी नहीं मिली है। डलहौजी ने इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ही वॉज बिजी इन अप्लाइंग हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो तो हड़प की नीति चलाने में बिजी था। डलहौजी 56 में वापस लौटा और अगला गवर्नर जनरल बनकर आ गया कैनिंग। कैनिंग ने भी इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन हाँ, एक म्यूजियम जरूर बनवा दिया गया। कहां पर? बंगाल में। वही म्यूजियम जो आज भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहलाता है, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता में, कलकत्ता में। वो राज जिन्हें उजागर किया जा सकता था वो राज ही रह गए और वो बात वहीं पर छुपी रह गई, वहीं पर खत्म हो गई। लंबे समय के बाद, दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का वायसराय बनकर एक ऐसा आदमी आया जो खुद ही आर्कियोलॉजिस्ट था, जो खुद ही एक पुरातात्विद था। अब इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता था इन चीजों के बारे में पता करने का? और आपसे पूछेंगे भी एग्जाम में, या एग्जाम में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए भारत का पुरातात्विद वायसराय किसे कहा जाता है, या भारत का आर्कियोलॉजिस्ट वायसरॉय कौन कहलाता है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा वायसरॉय है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट, जिसे पुरातात्विद वायसराय कहते हैं। जरा देखें आपको कुछ याद है या नहीं है पुराना। अमन लिखकर भेज रहे हैं, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है शिवानी राय ने, उसके बाद नुपुर ने, उसके बाद रणधीर ने, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड। लॉर्ड कर्जन, हम सब जानते हैं 1899 से 1905 तक भारत का वायसरॉय बनकर आया। भारत का सबसे अप्रिय वायसराय, सबसे बदनाम वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो खुद एक पुरातात्विद था। और ध्यान रखेंगे, जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसरॉय बनकर आया तो लॉर्ड कर्जन ने ही सबसे पहले इन अवशेषों में दिलचस्पी दिखाई, इन चीजों में इंटरेस्ट लिया। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब चीजों की खोजबीन के लिए, रिसर्च के लिए, देखरेख के लिए, हम सब जानते हैं लॉर्ड कर्जन के ही प्रयासों से 1905 में बना दिया गया ASI, जिसको आप कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और हम सब जानते हैं इसका मुख्यालय, कहां पर है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। जो भारतीय संग्रहालय है कलकत्ता में, कोलकाता में, जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, सबसे बड़ा संग्रहालय है, वही तो हेडक्वार्टर है किसका? ASI का या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके बाद ध्यान रखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला अध्यक्ष, सबसे पहला चेयरमैन बनाया गया किसे? जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल को ही ये काम सौंपा गया कि जिन जिन जगहों पर खुदाई करके अवशेष मिले हैं,
फॉसिल्स मिले हैं, जाकर वहां पर रिसर्च कीजिए, वहां पर खुदाई करवाइए और बताइए, पता लगाइए कि जमीन के नीचे ऐसे कौन से राज दफन हैं जिनके बारे में आज तक भी जानकारी नहीं मिली है। बस फिर क्या था, जॉन मार्शल ने ही दो टीम्स बनाई। एक टीम के हेड हुए दयाराम साहनी, और एक टीम के हेड हुए राखलदास बैनर्जी। लंबे समय तक खुदाई का काम चलता रहा और हम सब जानते हैं सबसे पहली सफलता 1921 में, सबसे पहली सफलता 1921 में दयाराम साहनी को मिली, जब लाहौर के पास मांट गोमड़ी जिले के रावी नदी के किनारे जमीन के नीचे से एक पूरे के पूरे शहर खोजे जाने के साक्ष्य दयाराम साहनी को मिले। और हम सब जानते हैं दैट वाज हड़प्पा, जिसे हम जानते हैं हड़प्पा के नाम से। 1921 में पाकिस्तान के मांट गोमड़ी जिले में ही रावी नदी के किनारे खोज हुई किसकी, हड़प्पा की, 1921 में। और दोस्तों हम सब जानते हैं दूसरी सफलता राखलदास बनर्जी को मिली, जब 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराची के पास लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के किनारे या इंडस रिवर के किनारे एक और शहर होने की सोर्सेज निकाले, एक और शहर की खोज की, विच इज नोन एज मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या होता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड ही मतलब है मोहनजोदारो का या मोहनजोदड़ो का। तो माउंट ऑफ डेड या माउंट या मृतकों का टीला कहलाता है मोहनजोदारो। उसका मीनिंग ही क्या होता है, माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला। कहने का मतलब दो स्थलों के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी 1921 में और 1922 में, लेकिन जब दोनों जगहों से मिले अवशेषों को, फॉसिल्स को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च किया गया और उन्हें आपस में कंपेयर किया गया, तो पता चला कि दोनों ही स्थानों पर रहने वाले लोग लगभग एक ही कल्चर को फॉलो किया करते थे, एक ही सभ्यता, एक ही संस्कृति को फॉलो किया करते थे। और अगर वो एक ही संस्कृति को फॉलो किया करते थे तो कहने का मतलब है, स्वाभाविक सी बात है, दैट वाज अ सिविलाइजेशन, वो एक सभ्यता थी। और क्योंकि दोनों के ही दोनों स्थल किस घाटी में मिले, सिंधु घाटी में मिले या इंडस वैली में मिले, इसीलिए ध्यान रखेंगे इस सभ्यता को नाम ही क्या दे दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब कार्बन 14 डेटिंग मेथड से इसकी तिथि का पता लगाया गया तो बस पता चला ये सभ्यता अपने परिपक्व चरण में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक एग्जिस्ट किया करती थी। सिटी का नाम हमने दिया या उस टाइम भी यही नाम था? मेरे भाई सुरेश, आप खुद सोचिए, मैंने आपको क्या कहा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। उस समय क्या नाम हुआ करता था ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस समय की लिखी हुई किसी भी लिपि को हम आज तक भी पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, या आद्य ऐतिहासिक काल है। तो कहने का मतलब ये है कि 1921 में उस जगह को हड़प्पा कहते थे और 1922 में वो जगह क्या कहलाती थी, मोहनजोदारो कहलाती थी, मोहनजोदड़ो। भाई मेरे एक बार चेक कीजिए जरा, वीडियो और ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? बच्चे परेशान हैं ज्यादा।
किसी को मैं साफ नहीं दिख रहा, किसी को बोर्ड, किसी को लिखा हुआ। सब ठीक है ना? सब परफेक्ट चल रहा है भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पता नहीं कैसे आपके यहाँ पर दिक्कत आ गई। एनीवेज चलिए, सब ठीक है तो फिर तो सब कुछ बढ़िया है। अमरजीत आप क्या कह रहे हैं इतना लंबा सा लिखकर, वो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मेरे को फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज छोड़ दीजिए। ऑल इज वेल। सर पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है, पेमेंट कर दीजिए। सारा का सारा भारत की संचित निधि को पेमेंट गेटवे पर डाल दीजिए। चलिए सब कुछ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल चुका था दैट वाज अ सिविलाइजेशन, और ये नहीं पता चला कि ये वैदिक सिविलाइजेशन से पहले की है या उसके बाद की, इसीलिए कार्बन 14 डेटिंग मेथड से चेक कर लिया गया और पता चला ये अपने परिपक्व चरण में 2500 बीसी से 1750 बीसी तक एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन अब अगला अहम सवाल ये था कि क्या ये सभ्यता केवल और केवल सिंधु घाटी या सिंधु नदी के ही आसपास थी, या ये और भी नदी घाटियों के किनारे एग्जिस्ट किया करती थी? तो इसीलिए खोजबीन तेज की गई और बाकी स्थानों पर, बाकी जगहों पर भी इसकी खोजबीन की गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब बाकी स्थानों पर इसकी खोजबीन की गई तो हमें पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये केवल इंडस वैली और इंडस वैली के आसपास ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी नदी और नदी घाटियों के किनारे एग्जिस्ट किया करती थी। और ध्यान रखेंगे, जब इसके बारे में और खोजबीन की गई तो हमें पता चला कि ये जो सभ्यता थी ये केवल ये केवल इंडस वैली में ही नहीं या उसके आसपास ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट किया करती थी। कहीं कहीं 2350 से 1750 भी मिलता है। मेन का मेरे ख्याल से बेटे उसमें मिलता है, लूसेंट में मिलता है शायद। तो ध्यान रखेंगे, ये जो सभ्यता थी ये पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट किया करती थी। और ध्यान रखेंगे, इसका जो आकार था, इसका जो शेप था वो ट्रायंगुलर था, वो त्रिभुजीय था। और ध्यान रखेंगे, वेरी गुड मेघा, मेघा मुझसे भी ज्यादा तेज चल रही हैं। मेरे पढ़ाने से पहले सारी की सारी चीजें मेघा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हैं। वेरी गुड मेघा, यू गोना बी द नेक्स्ट हिस्ट्री टीचर आफ्टर मी। मेरे रिटायरमेंट के बाद, मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद, ठीक है, आप ही को नियुक्त कर दिया जाएगा, आप ही बनेंगी मेरे उत्तराधिकारी, सक्सेसर। जी हम सब जानते हैं पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में इस सभ्यता के होने की हमें एग्जिस्टेंस मिली। और ध्यान रखेंगे, सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में मिलने वाला जो स्थल था वो था जम्मू कश्मीर का मांडा। और ध्यान रखेंगे, एट द बैंक ऑफ चेनाब रिवर, जो चिनाब नदी के किनारे मिला। सबसे दक्षिण की अगर हम बात करें, सबसे दक्षिण से मिलने वाला स्थल था महाराष्ट्र का दैमाबाद। और हम सब जानते हैं जो हमें मिला एट द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के किनारे सबसे पूर्व से मिलने वाला स्थल था मेरठ, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। महान जगह है मेरठ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे ईस्टर्न साइड, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर हमें मिला एट द बैंक ऑफ हिंडन रिवर, हिंडन नदी के किनारे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1857 की महान क्रांति एक महान शहर से शुरू हुई थी, जहां पर सारे के सारे महान लोग ही रहते हैं, वो है मेरठ। हम सब जानते हैं 10 मई 1857
को जो महान क्रांति द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम कालीपल्टन मेरठ। तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स सिटी है मेरठ, और हम सब जानते हैं स्पोर्ट्स गुड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है मेरठ। कर्फ्यू लगने के लिए भी फेमस है, ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही मंडल है मेरठ, भाई सहारनपुर मंडल है, मेरठ मंडल है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, बेहतरीन नाम है ना, और खतरनाक लोग। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इस सिविलाइजेशन में, इस सभ्यता में मिलने वाला जो सबसे पश्चिमी स्थल था, जो सबसे वेस्टर्न साइड थी, दैट वाज बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सुत का गेंडोर। वो था बलूचिस्तान का सुत का गेंडोर। और ध्यान रखेंगे, एट द बैंक ऑफ, जो हमें मिला एट द बैंक ऑफ दाश्क रिवर, या दाश्क नदी के किनारे। कहने का मतलब, अभी तक तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, विशु पूछ रहा है इसका मतलब, विशु मेरा भाई पूछ रहा है कि इसका मतलब आप भी वहीं से हो, मेरठ से ही। मेरे भाई अब तो मैं भी मेरठ से हूँ, यही मान के चलिए, है ना, क्योंकि मेरठ के ही बिल्कुल बराबर में है मुजफ्फरनगर, तो मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ भाई। तो बिल्कुल मेरे पड़ोस का ही जिला है मेरठ, और मेरठ से मुझे कुछ खास लगाव है। मैंने काफ़ी समय व्यतीत किया है मेरठ में, काफ़ी लंबे समय तक मैंने मेरठ में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स को, आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मैं मेरठ में पढ़ाया करता था। तो अद्भुत शहर है मेरठ। तो अब तो आप मेरे को मान ही सकते हैं कि मैं भी मेरठ से ही हूँ। जी आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अलग अलग जगहों पर जब खोजबीन की गई तो हमें पता चल गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो केवल और केवल सिंधु घाटी में नहीं बल्कि और भी नदी घाटियों में एग्जिस्ट किया करती थी। उत्तर में वो मांडा या चिनाब नदी तक थी, दक्षिण में वो गोदावरी नदी तक थी। और कविता जी पूछ रही हैं सर आप पहले क्यों नहीं मिले हमें। कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन ले जाइए, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। सुमन जी कह रही है कि मेरा नाम सुमन है इसलिए आप मेरे कमेंट नहीं लेते हैं क्या। जी नहीं, मुझे अपने सरनेम से कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। दैमाबाद कहाँ है बेटे, मैंने अभी बताया कि महाराष्ट्र के दैमाबाद को सबसे साउदर्न स्थल माना गया है, जो गोदावरी नदी के किनारे मिला। सबसे साउदर्न जो साइड थी वो दैमाबाद थी, महाराष्ट्र में एग्जिस्ट किया करती थी। जी तो फाइनली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये केवल इंडस वैली में नहीं बल्कि और भी नदी और नदी घाटियों के किनारे एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये केवल और केवल इंडस वैली में नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम बदल दिया गया। और हम सब जानते हैं जी, किसी ने मेरे को यहाँ पर मैसेज करा है कि करियर विल पर यूपी वाले छा गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल छा गए हैं। आप सब जानते हैं मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, विवेक सर यूपी से बिलोंग करते हैं, पीयूष सर यूपी से बिलोंग करते हैं, गगन प्रताप सर यूपी से बिलोंग करते हैं, बोलबाला है यूपी, आफरीन मैम यूपी से बिलोंग करती हैं, राशिद सर यूपी से बिलोंग करते हैं, सब लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। भाई करेंगे ही, देश का हर 6 में से एक आदमी यूपी से ही तो बिलोंग करता है। देश की जनसंख्या 121 करोड़, और अकेले उत्तर प्रदेश की, है ना, और अकेले उत्तर प्रदेश की हम सब जानते हैं कितनी, 20 करोड़ तो हो गए ना, हर 6 में से एक आदमी कहाँ से, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बिना तो केंद्र में सरकार नहीं बनती, उत्तर प्रदेश के बिना तो लोकसभा का गठन नहीं होता, उत्तर प्रदेश के बिना तो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो उत्तर प्रदेश, जी डी के चौधरी सर भी यूपी से बिलोंग करते हैं। तो बिना उत्तर प्रदेश के, है ना, करियर विल कैसे चल जाएगा, आप खुद सोचिए। मजा आ गया, ग्रेट।
जी, तो ध्यान रखेंगे फाइनली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये निर्धारित किया, ये डिसाइड किया कि इसके नाम में क्या कर देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस सभ्यता में मिलने वाला सबसे पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। और अब हम सब इसको केवल और केवल किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिलीट कर दीजिए। अब आप इसको केवल और केवल हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। अब हम इसको लिखेंगे केवल हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, दिस सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ध्यान रखेंगे इस सभ्यता को शहरी सभ्यता माना जाता है। दिस सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन, इसे शहरी सभ्यता माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन मेड ब्रॉन्ज, इसी सभ्यता के लोगों ने ही तो क्या बनाया, ब्रॉन्ज बनाया या कांसे का निर्माण किया, बाय एडिंग टिन इन द कॉपर, कॉपर में टिन मिलाकर ही कांसे का निर्माण या ब्रॉन्ज का निर्माण किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। और क्योंकि इसी सभ्यता के लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोगों ने कांसे का निर्माण किया या ब्रॉन्ज बनाया, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसीलिए इस सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। 2013 एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया था सवाल कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, ये कहलाती है कांस्य युगीन सभ्यता। और ध्यान रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, फॉर इट्स सिटी प्लानिंग, फॉर इट्स सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे ज्यादा अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी गई है अपने नगर नियोजन या जल निकासी व्यवस्था या जल निकासी प्रणाली के लिए।
इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जी हाँ, आदित्य सर भी यूपी से हैं और सत्येंद्र तिवारी सर भी यूपी से हैं, है ना। अब तो आप सब लोग यही ढूंढ रहे हैं कि कौन कहाँ से है। अबे वो सब छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू की बुक बता दीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, सारे की सारी किताबों में सेम क्वेश्चन होते हैं। जी, अगली चीज ध्यान रखेंगे, अभी तक सो फॉर इस सभ्यता के 350 से ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अब तक 350 से भी ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। और ध्यान रखेंगे, इनमें से सबसे ज्यादा स्थल या सर्वाधिक स्थल कितने, लगभग 200 केवल अकेले कहां से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक 350 से भी ज्यादा स्थल मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 200 से भी ज्यादा गुजरात में मिले हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1350 से भी ज्यादा इन स्थलों में बस्तियां हमें मिल चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया करती थी, एग्जिस्ट किया करती थी। इसमें से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो अब कहाँ जा चुके हैं, वो पाकिस्तान में जा चुके हैं। लेकिन भारत में हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्थल जो है वो कहाँ पर हैं, गुजरात में है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, उन इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में जो सभ्यता के तहत हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम सब जानते हैं, इस सभ्यता में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। वैसे जो आपको नोट्स अपलोड करवाए गए हैं या करवाए जाएंगे, उनमें वो सारे के सारे मेंशन्ड होंगे, लेकिन कुछ मैं इम्पोर्टेंट एक के बारे में यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपसे। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइट या स्थल, उसके बाद लिखेंगे ईयर या वर्ष, उसके बाद रिवर या नदी, और फिर इन्वेंटर या खोजकर्ता, और ध्यान रखेंगे, हम सब जानते हैं सबसे पहला स्थल जो इस सभ्यता के तहत मिला वो कौन सा था, हड़प्पा। और हम सब जानते हैं हड़प्पा की जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान में है, अभी पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में हम सब जानते हैं दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हम सब जानते हैं इसकी खोज रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसके बाद दूसरा स्थल हम सब जानते हैं मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में इंडस या सिंधु नदी के किनारे आर.डी. बैनर्जी के द्वारा की गई, राखलदास बैनर्जी, हम सब जानते हैं। बप्पी कह रहा है सर पीरियड रॉन्ग है, तो ठीक है भाई, जो आपके हिसाब से सही है आप उसे कंसीडर कर लीजिएगा।
मैंने कहा तो अलग अलग लोगों ने इस पर अलग अलग तिथियां दी हैं, लेकिन जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड से लिखी है वो मैंने लिख दी। अब मैं सारे की सारी तिथियां तो नहीं लिख सकता, इसलिए आपको जो बढ़िया लगे मेरे भाई बप्पी लहरी, है ना, तो आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोहनजोदारो में तो ऋतिक रोशन है। वाह संजय जी, क्या बात कह दी, 100 लाख रुपए की बात, हे भगवान। चलिए इसके बाद अगला प्लेस ध्यान रखेंगे, सुत कागेंडोर। अभी आपको बताया था वर्तमान स्थिति, ये बलूचिस्तान में मिला था सुत कागेंडोर। खोज हुई 1927 में एट द बैंक ऑफ दाश्क रिवर या दाश्क नदी के किनारे। खोजकर्ता थे R.L. स्टाइन। खोजकर्ता थे R.L. स्टाइन। इसके बाद अगला प्लेस चन्हूदारो या चन्हूदड़ो, इसकी भी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। 1931 में इसकी खोज हुई थी एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे, और हम सब जानते हैं खोजकर्ता थे M.G. मजूमदार। उत्खननकर्ता या खोजकर्ता हुए M.G. मजूमदार। इसके बाद अगला स्थल रोपड़। वर्तमान स्थिति हम सब जानते हैं पंजाब में है रोपड़। खोज हुई 1953 में सतलज नदी के किनारे। खोजकर्ता थे Y.D. शर्मा। अगला स्थल कालीबंगा। अगला स्थल कालीबंगा। खोज 1953 एट द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता A. घोष। इसके बाद ध्यान रखेंगे अगला स्थल लोथल। वर्तमान स्थिति गुजरात में है। 1955 में खोज हुई एट द बैंक ऑफ भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता थे S.R. राव। नेक्स्ट आलमगीरपुर। वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश। वर्ष 1958 नदी हिंडन। खोजकर्ता Y.D. शर्मा। अगला महत्वपूर्ण प्लेस राखी गढ़ी। 1990 एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, और उत्खननकर्ता खोजकर्ता रफीक मुगल। ये वो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें इस सभ्यता के तहत मिले हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम पाकिस्तान के स्थलों के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। और अगर पूरी की पूरी सभ्यता में बात करें, भारत में बात करें, तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा माना गया है? वो राखी गढ़ी माना गया है। 350 से ज्यादा स्थल मिल चुके, 1350 से ज्यादा अधिक बस्तियां मिल चुकी,
और उन बस्तियों में हजारों लाखों अवशेष मिल चुके, फॉसिल्स मिल चुके, लेकिन वो एक्सेप्शनल चीज़ें क्या थी जो हमें उस सभ्यता की विशेषता बताती हैं, वहाँ का कल्चर बताती हैं, वहाँ की संस्कृति बताती हैं। उन चीज़ों के ही बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ध्यान रखेंगे। आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल जब हमारी मुलाकात होगी, कल आखिरी फ्री क्लास चलेगी जिसमें हम इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहाँ से मिलने वाली या जो मिले हुए अवशेष हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नाम ले दो एक बार नेता। अच्छा भाई, नेता इसलिए नाम लेवाना था, नेता। खुश भाई, एक बार 3 बार ले दिया, अब 3 महीने तक दोबारा नाम मत लियो बोलने के लिए। हाँ जी, तो कल हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे और वहाँ से मिले हुए अवशेषों, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उस समय की संस्कृति और कल्चर के बारे में। तो इंतज़ार, कहीं जाना नहीं है, यहीं पर बैठिए। एक हम शॉर्ट कॉमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहे हैं। 9:30 बजे दोबारा से मुलाकात होगी। 15 मिनट तक बैटरी चार्ज कर लीजिए और अपने, है ना, चहेते और चहेतियों को व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर लीजिए, जिसके पास जो भी काम है करने के लिए। 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट तक आप जिसको जो करना है कर लीजिए। ठीक 9:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी और हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे ही प्राचीन और सबसे ही खूबसूरत जगह की, मगध के बारे में, बिहार के बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे उस जगह की जहां से हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत हुई, जहां से हमारे देश का इतिहास शुरू हुआ। एक महान राज्य बिहार, और हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और डायनेस्टीज मगध की। और भारत के इतिहास का सबसे महान राजा भी तो कहाँ रहता था, मगध में ही रहता था ना। तो मगध की बात कैसे नहीं करेंगे। 9:30 बजे मिलते हैं बिहार जी के स्पेशल के साथ। तब तक के लिए, और जो लोग 9:30 बजे नहीं मिलेंगे उन सभी लोगों को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, ऐसे ही आबाद रहिए, हिंदुस्तान रहिए या इस्लामाबाद रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।